चलिए हम लोग अप्रैल प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल 2024 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर बात करेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय घटनाक्रम पर चर्चा कर चुके हैं, उसके बारे में वीडियो बन चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम लोग अप्रैल 2024 के प्रतियोगिता दर्पण में जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम दिए गए हैं, पीटी के लिहाज से भी और मेन के लिहाज से भी, किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है, बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, किसी के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। तो सबसे पहले देखिए, पहला न्यूज जो है वो 13, 14, 15 फरवरी 13, 14, 15 फरवरी प्रधानमंत्री दो देशों की यात्रा पर होते हैं, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात और कतर। कब? तो पहली खबर क्या है? पीएम की विदेश यात्रा। भारतीय पीएम कौन? हाँ, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी विदेश यात्रा 13, 14 फरवरी को कहाँ हुई है? कहाँ? यूनाइटेड अरब अमीरात। और 14, 15 फरवरी को कतर, राजधानी दोहा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में क्या हुआ? प्रधानमंत्री मोदी की यूएई यात्रा पर हम बात करेंगे पहले, उसके बाद कतर की यात्रा। कब हुई यात्रा? ये 13, 14 फरवरी। इसमें चार पहलू है, आप लोग पढ़िएगा। चार पहलू है क्या? एक है द्विपक्षीय वार्ता, बायलैटरल डायलॉग। दूसरा है, लिख रहे हैं सभी लोग, दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, विश्व सरकार सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया। ठीक है। तीसरा है पश्चिम एशिया के सबसे बड़े मंदिर अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन, और चौथा अहलान वहाँ की भाषा में हेलो मोदी, तो अहलान मोदी कहा गया। कार्यक्रम हुआ जिसमें भारतीय मूल के सऊदी यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों ने भाग लिया। समझ में आई बात? और उन्हें संबोधित किया किसने? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उस कार्यक्रम का नाम क्या था? अहलान मोदी। अहलान मोदी मतलब हेलो मोदी। जैसे अमेरिका गए थे तो हाउडी मोदी नहीं था, उसी तरह क्या है यहाँ? अहलान मोदी। आपको पूछा जाएगा अहलान मोदी ये कार्यक्रम कहाँ संपन्न हुआ, कंफ्यूज कीजिएगा। यूएई, सऊदी अरब भी दे सकता है, अगर पढ़े नहीं रही है सऊदी अरब भी मार सकते हैं, कतर भी मार सकते हैं। ये कहाँ हुआ? अहलान मोदी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, बॉक्स में, दूसरे पेज में बॉक्स में दिया है कि हाल में भारत और यूएई के बीच संबंध काफी प्रगाढ़ हुए हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात और भारत के बीच संबंध काफी प्रगाढ़ हुए हैं। क्या प्रगाढ़ हुए हैं? देखिए, पहले उस पर बात कर ले हम। भारत यूएई संबंध काफी प्रगाढ़ हुए, उसके बाद इन चारों पहलुओं पर जाएंगे। यूएई भारत का तीसरा बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है, व्यापारिक भागीदार बन गया है। दूसरा, यूएई 7वां बड़ा निवेशक बन गया है भारत में। मान लीजिए कभी भारत और यूएई संबंध पूछा जाता है तो उसमें ये सब जानकारी रहेगी, तो लिखने में आसानी होगी आपको। और पीटी का फैक्ट तो हो ही गया। तीसरा बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? यूएई। 7वां बड़ा निवेशक कौन है? यूएई। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ लगभग 1 करोड़ आबादी है। 1 करोड़ आबादी है किसकी? यूएई की। ये भी एक हो गया पीटी फैक्ट। और 1 करोड़ आबादी में 35 लाख भारतीय लोग हैं। यानी कितने प्रतिशत है वहां यूएई में? 35%, यानी 35 लाख कौन है? भारतीय। ऐसे ही नहीं ना, इसका मतलब है रोजगार। और 35 लाख भारतीय है तो वहां से भारी मात्रा में पैसा भी भेजते होंगे। कल ही पढ़ा रहे थे ना, विदेशों से संप्रेषण के मामले में भारत शीर्ष पर है, तो शीर्ष पर रहने में यूएई का भी बड़ा योगदान होगा। तो यूएई हमारा बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण दोस्त बनकर हो रहा है भारत का। ठीक है। उसके बाद दुबई में सीबीएसई का कार्यालय खोले जाने का निर्णय लिया गया है। दुबई में कहा? सीबीएसई का कार्यालय कहा? दुबई में। यह भी पीटी फैक्ट है। आईआईटी दिल्ली का एक परिसर
अबू धाबी में स्थापित किया गया। सीबीएसई, सीबीएसई ई होगा, वो सी लिख दिए तो सॉरी। और आईआईटी दिल्ली का परिसर कहाँ खुला, कहाँ, अबू धाबी, अबू धाबी में स्थापित किया गया है। पहले मिला वो बात नहीं, बात है प्रगाढ़ हो रहा है संबंध दोनों के बीच, तो कैसे बताइएगा। ठीक है। छठा पहलू है यूएई का सर्वोच्च सम्मान किसको, प्रधानमंत्री को दिया गया, नरेंद्र मोदी को। ये बताता है कि भारत का यूएई के साथ प्रगाढ़ संबंध है, संबंध उभरा बहुत बेहतर है। और सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ जायेद, ऑर्डर ऑफ जायेद। अब चलिए इस पर चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये द्विपक्षीय वार्ता जो हुई 10 समझौते हुए हैं। क्या 10 समझौते हुए हैं दोनों के बीच। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि भारतीय रुपे कार्ड, रुपे कार्ड और यूपीआई, क्या यूपीआई को यूएई में अनुमति दी गई है। ये डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है ना, समझ में आई बात। और इसी के साथ यूएई के डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म आनी और जयवान, यूएई के प्लेटफॉर्म डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म क्या है, आनी, ये भी एक, और जयवान, ये भी पूछा जा सकता है कि कहां पर डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये वो भारत में स्वीकार किया गया है। ये महत्वपूर्ण एक बात है समझौतों में। और भी समझौते तो हुए ही है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में आयोजित होता है, यानी विश्व सरकार सम्मेलन, विश्व सरकार सम्मेलन। इसमें प्रधानमंत्री ने भाग लिया। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का, दुनिया भर की सरकारों को भविष्य में क्या चुनौती मिलने वाली है, ठीक है, उन चुनौतियों के अनुभव को साझा करना, भविष्य की चुनौतियों के संबंध में अनुभव को साझा करना। और इस वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो हुआ है, इसका थीम है शेपिंग द फ्यूचर गवर्नमेंट्स, भविष्य की सरकार को आकार देना, शेपिंग द फ्यूचर, भविष्य की सरकारों को आकार देना, फ्यूचर गवर्नमेंट्स हो गया। उसके बाद मंदिर का उद्घाटन इन्होंने कहाँ किया, देखिए क्या लिखा हुआ है, कहाँ किया है। ये पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा मंदिर अबू मरेखा, अबू मेरी KHAH मेरी खा है ना, अबू मेरी खा, ये है कहाँ, दुबई आबू धाबी हाईवे पर है। कहाँ, दुबई आबू धाबी हाईवे पर है अबू मेरी खा शहर। वहीं पर अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किया किसने, हाँ, स्वामी नारायण मंदिर भी इनको कहा जाता है। और ये इस मंदिर के बारे में क्या है रिकॉर्ड, पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा मंदिर है और यूएई का संभवतः पहला मंदिर है। क्लियर है। और ये कब हुआ, 14 फरवरी, 27 एकड़ में फैला है, 700 करोड़ की लागत से बना है। उद्घाटन कब किया इन्होंने, 14 फरवरी को। ठीक है। तीसरा क्या है, एहलान मोदी कार्यक्रम हुआ। और एहलान मोदी कार्यक्रम कहाँ हुआ, आबू धाबी में। कहाँ हुआ, आबू धाबी में। लगभग 40,000 भारतीय मूल के लोग थे, उनको संबोधित किया। एहलान मोदी का मतलब हेलो मोदी। ठीक है। इससे क्या पता चला, भारत और यूएई के बीच संबंध काफी प्रगाढ़ हुए हैं। इसके बाद 14 फरवरी को नरेंद्र मोदी कहाँ पहुंचे, कतर। और कतर में भी बातचीत हुई कतर के शेख के साथ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने से ठीक 3 दिन बाद, ठीक है, 3 दिन बाद क्या हुआ, नौसैनिकों को रिहा किया गया है ना। कतर द्वारा 8 भारतीय नौसैनिकों की रिहाई के 3 दिन बाद ही संपन्न हुई, सॉरी 3 दिन पहले, यानी 14 फरवरी 11 फरवरी को क्या हुआ, 3 दिन पहले 8 भारतीय नौसैनिकों रिटायर्ड, जो चर्चा में था ना, पूर्व नौसैनिकों की रिहाई
रिहाई के 3 दिन बाद पहुंचे हैं कौन? प्रधानमंत्री मोदी। कहाँ? कतर। और वहां पर कतर के साथ कई मामलों में, ऊर्जा में, निवेश, शिक्षा में, अंतरिक्ष में, आधारिक संरचना में, आर्थिक सहयोग में, ठीक है, दोनों के बीच समझौते हुए। और सबसे महत्वपूर्ण समझौता कतर में जो इस बार हुआ है कि इन्होंने कहा कि क्रेता विक्रेता का ही संबंध नहीं रहना चाहिए। क्रेता विक्रेता के संबंध से ऊपर उठकर ज्वाइंट, संयुक्त प्रयास के द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त प्रयास के द्वारा सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, केवल सेलर और बायर में। सेलर कौन है? कतर। बायर हम लोग हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज पर। चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था समाप्त। ठीक है, मुक्त आवाजाही व्यवस्था समाप्त की गई है हाल में। कहा? भारत म्यांमार। ये दूसरा इंफॉर्मेशन, भारत म्यांमार के बीच पहले मुक्त आवाजाही की स्थिति थी, उसको समाप्त कर दी गई। मुक्त आवाजाही समाप्त। अब इसको समझिए, भारत सरकार ने 1990 के दशक में लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाया था। ठीक है, उससे म्यांमार और आसियान देशों के भी साथ भारत के संबंध को बेहतर करने पर भारत सरकार ने बल दिया। इसी क्रम में फिर आगे बढ़ते हुए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट में बदल दिया, यानी और तेजी से। और एक्ट ईस्ट की जगह, एक्ट ईस्ट की पॉलिसी के तहत 2018 में भारत और म्यांमार के बीच FMR, फ्री मूवमेंट रेजिम, फ्री मूवमेंट रेजिम लागू किया गया। कब लागू किया गया? इसमें क्या था कि दोनों देशों की सीमा जो है, सीमा के 16 किलोमीटर आर पार लोग बिना वीजा के आ जा सकेंगे। कितना? आर पार दोनों देश के लोग बिना वीजा के आ जा सकेंगे। ठीक है, और म्यांमार के साथ सीमा जो लगी हुई है लगभग 1643 किलोमीटर, मणिपुर, मिजोरम और में फैली हुई है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में सीमा फैली हुई है भारत म्यांमार के बीच। तो मणिपुर के मैतेई लोगों का कहना था कि ये फ्री मूवमेंट जो होता है यहाँ, इसका फायदा उठाकर बहुत सारे म्यांमार के उग्रवादी संगठन घुस जाते हैं और नशीली दवाओं के कारोबार को बढ़ावा देते हैं। इसलिए गृह मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय से सिफारिश किया कि इस मुक्त आवाजाही को बंद कर दिया जाए, और बंद कर दिया गया। और बाड़ लगाने की नीति पर जोर दिया गया है। तीसरा इंफॉर्मेशन है, ये हर बार आता है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान कितना? 180 देशों में 93। ठीक है, 180 देशों में भ्रष्टाचार सूचकांक ये कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और इस सूचकांक में जिस देश का जितना अधिक मान होता है उस देश में भ्रष्टाचार उतना ही कम होता है। ठीक है, और जितना अधिक सूचकांक होता है उतना कम भ्रष्टाचार होता है, यानी ऊपर होगा वो रैंकिंग। सूचकांक अधिक तो रैंकिंग ऊपर, यानी भ्रष्टाचार कम। तो भारत का कितना है? 93, यानी क्या है? भ्रष्टाचार ज्यादा है। कुल कितने देशों में? 180 देशों, 93 पोजीशन है। नीचे है ना, ऊपर रहता तब ना कम होगा, सूचकांक ज्यादा होगा। समझ गए? इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया जाता है कि सूचकांक अधिक तो भ्रष्टाचार कम, रैंकिंग ऊपर। क्लियर है? सबसे कम भ्रष्टाचार कहाँ है? डेनमार्क, जिसका सूचकांक कितना है? 90। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार सोमालिया, सूचकांक यहाँ है 11, रैंकिंग 180वां है। और भारत के पड़ोसी देशों में भारत से कम भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ है? भूटान और चीन में। ठीक है, ये याद रख लीजिए। उसके बाद ये, अब इसमें मेंस में ये सवाल हो सकता है कि भ्रष्टाचार सूचकांक में भ्रष्टाचार की रैंकिंग जो बनी है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, भारत की स्थिति काफी चिंताजनक है। क्यों? ये अलग मुद्दा है। भ्रष्टाचार आप लोग को पढ़ाए हैं और फिर नेक्स्ट बैच में भी पढ़ाएंगे, वहां देखिएगा क्यों है हमारे यहाँ।
चौथा इंफॉर्मेशन है, अमेरिका की निजी कंपनी है एक, इंट्यूटिव। कौन है? इंट्यूटिव मशीन्स, इंट्यूटिव मशीन्स, अमेरिका की, यूएसए की प्राइवेट कंपनी है। इसकी स्पेस क्राफ्ट है ओडिसियस। कौन? ओडिसियस, ODYSSEUS, ओडिसियस। ये लैंड किया है कहाँ? चंद्रमा पर। और इसको ले गया कौन? फाल्कन। कौन ले गया? फाल्कन रॉकेट ले गया। ये फाल्कन किसका है? स्पेस एक्स, एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का ये लॉन्चिंग व्हीकल है, राइट है ना? फाल्कन, फाल्कन ले गया किसको? ओडिसियस को। ओडिसियस क्या है? अमेरिका की निजी कंपनी इंट्यूटिव का क्या है? ये चंद्रयान है। क्लियर है? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला यह यूएसए का निजी कंपनी है कि का ये यान है। इससे पहले जापान का उतरा था मून लैंडर, और सबसे पहले कौन उतरा? हमारे देश का, हमारे देश का चंद्रयान 3 का कौन उतरा? विक्रम लैंडर उतरा। ठीक है, 23 अगस्त 2023 को। ओडिसियस लैंडर ये तीसरा है। इससे पहले मून लैंडर जापान का, जिसको मून स्नाइपर भी कहा गया। ठीक है, उसके बाद चलिए पांचवा इंफॉर्मेशन ये है हेलेनिक रिपब्लिक से। हेलेनिक रिपब्लिक ग्रीस यानी यूनान को कहा जाता है। ठीक है, इसके प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस की भारत यात्रा कब संपन्न हुई? 21-22 फरवरी 2024 को। 15 वर्ष के पश्चात किसी ग्रीस प्रधानमंत्री की भारत यात्रा हुई है। समझ गए? और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लीजिए। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जब गए 2023 में ग्रीस, तो 40 वर्ष के बाद जाने वाले पहले प्रधानमंत्री। इससे पहले 40 वर्ष भारत से कोई प्रधानमंत्री वहां पर गए नहीं थे। समझ में आई बात? तो प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रीस जैसे छोटे देश को महत्व क्यों दिया, ये एक सवाल उठता है। ठीक है, और ये आए तो क्या क्या हुआ, इसके बारे में भी बॉक्स में दिया हुआ है प्रतियोगिता दर्पण में। क्या दिया हुआ है समझिए बात को। हाल में आप लोग देखे होंगे तुर्की तैयब एर्डोगन, जिनको लगता है कि इस्लामिक विश्व के हम खलीफा हो सकते हैं, उन्होंने भारत विरोधी रुख लगातार अपना दिखाया है। 370 के मुद्दे पर भी भारत विरोधी रुख दिया, और मालदीव को लगातार उकसाता रहा है, मोहम्मद मुइज्जू को। ठीक है, और ये तुर्की के बगल का देश है। कौन? हाँ, तो तुर्की के इस प्रयास को कूटनीतिक रूप से संतुलित करने के लिए हमने भी उसके पड़ोसी देश कौन? ग्रीस से संबंध बढ़ाया है। और ग्रीस का संबंध तुर्की से बेटर अच्छा नहीं है। समझ में आई बात? तुर्की को सबक सिखाने के लिए ये जरूरी था। और दूसरी बात, G20 का शिखर सम्मेलन जब इस बार पिछले नई दिल्ली में संपन्न हुआ, तो उसमें हम लोगों ने, भारत ने एक लॉन्च किया, याद है? इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो उसका एक पड़ाव यहां भी है। कहां? ग्रीस में। इसलिए ग्रीस को इतना महत्व दिया जा रहा है। और 2023 में ग्रीस के सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा गया। ठीक है, ये पृष्ठभूमि रहा। समझ में आई बात? तुर्की की भारत विरोधी नीति को, क्या भारत विरोध को संतुलित करने के लिए और भी कारोबार को बढ़ाने के लिए इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर पर बात आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर होना जरूरी है। अब ये आए तो क्या क्या हुआ उन पर देखेंगे। ग्रीस भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो समझ गए ना? क्या क्या हुआ? तो दोनों देश आतंकवाद से पीड़ित है, तो आतंकवाद पर बात हुई। दूसरी बात, 2030 तक कारोबार को दोगुना करने पर बात हुई। ठीक है, उसके बाद भारत मोबिलिटी एवं प्रवासन साझेदारी समझौता भी हुआ। मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी हुआ। उसके बाद इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर अभी बताए, इसकी लॉन्चिंग कब हुई थी? G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के दौरान, है ना? इसको मजबूत करने पर बल दिया गया, इसकी दिशा में आगे बढ़ने पर दोनों देशों के द्वारा बल दिया गया। उसके बाद ठीक है,
ग्रीस ने भारत की यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता, कहा, यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता का समर्थन किया। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इसका समर्थन करते हैं। उसके बाद भारत के इंटरनेशनल सोलर अलायंस में ग्रीस को शामिल किया गया। और चीन जो है समुद्र में अपना दबदबा बनाता है और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी को मानता नहीं है। ठीक है, तो दोनों देशों ने कहा, भारत और ये ग्रीस ने, कि यूएन क्लॉज के अनुसार फ्री होना चाहिए नेविगेशन समुद्र में। इस प्रकार दोनों देशों के बीच संबंध बहुत ही मधुर रहा। और भारत पिछले कुछ सालों से रायसीना डायलॉग दिल्ली में आयोजित करता रहा है, रायसीना संवाद। तो ये रायसीना संवाद में मुख्य वक्ता के रूप में आए कौन? इस बार 9वां रायसीना डायलॉग संपन्न हुआ है, क्रियाकोस मित्सोताकिस, समझ गए। छठा इंफॉर्मेशन है अल सल्वाडोर, मध्य अमेरिकी देश है। कहाँ ये? अल सल्वाडोर से है। यहाँ पर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, जो थे वही फिर बने दूसरी बार। कौन? नायब बुकेले, नायब बुकेले, ये दूसरी बार, यानी पहले भी थे यही, समझ गए ना। सातवां इंफॉर्मेशन क्या है? सातवां इंफॉर्मेशन वही नॉमिनल है। क्या? कतर यात्रा से 3 दिन पूर्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कतर यात्रा से 3 दिन पूर्व मृत्युदंड दिया जाना था 8 भारतीय नौसैनिकों को, उन्हें रिहा कर दिया गया ताकि भारत से संबंध बेहतर रहे। समझ में आई बात? ये बहुत महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत थी। किसकी? भारत की। ठीक है, और प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचने वाले थे उससे ठीक 3 दिन पहले भारत को खुश करने के लिए, ठीक है, 8 पूर्व नौसैनिकों को जिन्हें मृत्युदंड दिया जाना था उन्हें रिहा कर दिया गया। ये भारत की क्या थी? ठीक है, 8 पूर्व नौसैनिकों की रिहाई। सातवां इंफॉर्मेशन है, इस पर तो बात हो गई है। आठवां इंफॉर्मेशन क्या है? पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव की समाप्ति के लिए भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता का 21वां दौर कब हुआ? 19 फरवरी 2024। सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता का कैवां दौर चला? 21वां दौर। कब संपन्न हुआ? 19 फरवरी 2024। ये कब शुरू हुआ ये ध्यान में रखिएगा। याद है कोरोना जब फैला हुआ था 2020 में, तो गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। उसके बाद दोनों देशों के बीच शांति बहाली के प्रयास हुए और वार्ता का दौर शुरू हुआ। ठीक है, तो उस वार्ता का दौर चल रहा है, अंतिम समाधान नहीं निकला है। ये 21वां दौर था। भारत चीन संबंध पर अगर कुछ लिखिएगा तो उसमें ये लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए 9वां इंफॉर्मेशन जो है इसमें वो है हिंद महासागर सम्मेलन, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। ये 7वां सम्मेलन संपन्न हुआ है। कहाँ? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में 9-10 फरवरी 2024 को। ये 7वां सम्मेलन था 2024 में। पहला सम्मेलन ऐसा ही 2016 में हुआ था सिंगापुर में। कहाँ हुआ था? सिंगापुर में। और ये पर्थ में जो हुआ है वो इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से, दर्पण के सूचना के मुताबिक। और इंडिया ओशन कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? हिंद महासागर के क्षेत्र में जो देश है उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देना। और इस सम्मेलन का थीम था टुवार्ड्स स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन, अस्थाई एवं सतत हिंद महासागर की ओर। क्या था थीम? अस्थाई और सतत हिंद महासागर की ओर, टुवार्ड्स स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। क्या था? थीम था। ठीक है, अस्थाई एवं सतत हिंद महासागर की ओर, ये थीम था इस 7वां सम्मेलन का। चलो इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। ये कहाँ की संस्था है? ब्रिटेन की। कौन? द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट कहाँ की संस्था है? ब्रिटेन की। इसके द्वारा जारी की जाती है लोकतंत्र सूचकांक। क्या? लोकतंत्र सूचकांक जारी की जाती है। इस बार भी जारी किया गया है 2023 के लिए, 2024 में। ठीक है, जिसमें 167 देशों में
भारत का 41वां स्थान है। लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 41वां। कितने देशों में? 67 देशों में। 41वां किसका? भारत का। ठीक है, अब कहिएगा यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है दर्पण में ही, देखिएगा थोड़ा सा इसको बढ़िया से देखिए। डेमोक्रेसी हमारे यहाँ है। ये सूचकांक जो तैयार करता है किस आधार पर? 5 श्रेणियों के आधार पर। 5 श्रेणियों के आधार पर सूचकांक तैयार करता है। 5 श्रेणी क्या है? पहला कि देश में इलेक्टोरल प्रोसेस एंड प्लुरलिज्म, ठीक है, चुनावी प्रक्रिया और बहुलतावाद, चुनावी प्रक्रिया को देखा जाता है। दूसरा, सरकार का कामकाज। तीसरा, राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक भागीदारी, पॉलिटिकल पार्टनरशिप, राजनीतिक भागीदारी लोगों की कितनी है। चौथा, राजनीतिक संस्कृति। अब 5वां, नागरिक स्वतंत्रता, सिटीजन फ्रीडम। इन 4 मापदंडों पर देखा जाता है कि डेमोक्रेसी कैसी है। और फिर सूचकांक, अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, अगर 8 से ज्यादा अंक हासिल है किसी देश को आता है, सूचकांक अगर 8 से ज्यादा है, कितना? 8+ है, तो माना जाता है फुल डेमोक्रेसी है। क्या? फुल, यानी डेमोक्रेसी बहुत ही अच्छी है, जैसा होना चाहिए उस स्थिति में है। ठीक है, उसके बाद 6 से ज्यादा या 8 या 8 से कम तो दोषपूर्ण लोकतंत्र। 6 से ज्यादा या 8 से कम या 8 तक क्या होगा? फ्लॉड डेमोक्रेसी, मतलब हिंदी में दोषपूर्ण लोकतंत्र। ठीक है, उसके बाद है 4 से ज्यादा, 6 या 6 से कम हाइब्रिड रिजीम। 4 से ज्यादा या 6 से कम, 6 या 6 से कम हाइब्रिड रेजिम, मतलब लोकतंत्र भी है और डिक्टेटरशिप भी है। ठीक है, और जब 4 या उससे कम हो जाए, क्या हो जाए? 4 या उससे कम, 4 या उससे कम, तब क्या होगा? तब डिक्टेटरशिप है वहां, यानी सर्वसत्तावाद, यानी डेमोक्रेसी क्या है? एकदम नहीं है। और इस आधार पर भारत को कितना अंक मिला है? 41, रैंकिंग 41 है। रैंकिंग 41 है। सूचकांक कितना है? 7.18। भारत का सूचकांक कितना है? सूचकांक 7.18, यानी कैसी डेमोक्रेसी है? दोषपूर्ण, फ्लॉड डेमोक्रेसी। और रैंकिंग क्या है भारत की? 41वां। अब मान लीजिए मेंस में, ये तो पीटी के व्यू से हुआ, मेंस में अगर दे दिया जाएगा कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया लोकतंत्र सूचकांक में भारत के लोकतंत्र को फ्लॉड डेमोक्रेसी के तहत रखा गया है, इसके क्या कारण है? जो गया मुख्य परीक्षा का, आप लोग लिख कर लाइएगा। समझ आई बात? क्या कारण है? ओके, चलिए नेक्स्ट 11वां इंफॉर्मेशन है, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड। पहले था एक रूसी नागरिक के नाम, जेनेडी पडाल्का के नाम, जिन्होंने 878 दिन 11 घंटा 29 मिनट 48 सेकंड बिताया था। अब भी ये रूसी के नाम ही आया है रिकॉर्ड, जिनका नाम है ओलेगा कोनेनेंको। इन्होंने 878 दिन 12 घंटा समय बिताया है। पिछले से कितना दिन ज्यादा? 30 मिनट 12 सेकंड ज्यादा। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये उपलब्धि मानी जा रही है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, छोटा इंफॉर्मेशन है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण, रोबोटिक सर्जरी या स्पेस सर्जरी के मामले में। इसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है अंतरिक्ष में, उसमें एक रोबोट की सर्जरी की गई है, और सर्जरी भी की गई है रोबोट के ही द्वारा। जो सर्जरी करने वाली रोबोट है उसका नाम है मीरा। क्या नाम है? मीरा। ये एक रोबोटिक सिलेंडर है, ठीक है, मीरा, मिनिएचराइज्ड इन विवो रोबोटिक असिस्टेंट, इसका फुल फॉर्म हुआ। और ये मीरा नामक रोबोट से ISS पर एक रोबोट की सर्जरी की गई, और इसको धरती से ही कंट्रोल किया गया, डायरेक्शन दिया गया। ठीक है, कंट्रोल किया गया इस सर्जरी को किसके द्वारा? नासा के सहयोग से प्रोफेसर सेन फरीटर की टीम ने ये कार्य संपन्न किया। मीरा समझ गए? मीरा एक क्या है? रोबोट। ठीक है, फुल फॉर्म मिनिएचराइज्ड इन विवो रोबोटिक असिस्टेंट। 13वां इंफॉर्मेशन, लास्ट इंफॉर्मेशन रायसेना डायलॉग के बारे में है। ये
नई दिल्ली में संपन्न होता है। इस बार 9वां सम्मेलन था, ठीक है। ये कब संपन्न हुआ? 21 से 23 2024 को। चीफ गेस्ट थे किरियाकोस मित्सोताकिस। इसका थीम था चतुरंग, कन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कोऑपरेट, क्रिएट। ये रायसीना डायलॉग पिछले 9 साल से नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है और इसमें भू आर्थिक, भू राजनीतिक, जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स मुद्दों पर विचार रखने के लिए बड़े बड़े डिप्लोमेट्स को, यहाँ पर पॉलिटिशियंस को, विश्व के पॉलिटिशियंस को, प्रभावशाली राजनीतिज्ञों को आमंत्रित किया जाता है। इस बार भी तमाम पहलुओं पर यहाँ पर बातचीत हुई, चाहे रूस यूक्रेन मुद्दा हो, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, वगैरह वगैरह। एक बड़ा मुद्दा रहा यूएन में सुधार, यूनाइटेड नेशन में सुधार, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्यता, ठीक है। ओके, इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे आर्थिक वाणिज्यिक घटनाक्रम के बारे में।